दोस्तों, आज पेश है जहरीला दोस्त मनोज कॉमिक्स की ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। वीरेंद्र उर्फ वीरू की नज़र इंसान की जान की कीमत चूटिश की जान से अधिक नहीं थी। रुपया प्राप्त करने के लिए निसंकोच हत्या किया करता था। एक दिन जेब बिल्कुल खाली हो चुकी, अब शिकार की तलाश करनी होगी। टहलता हुआ वह एक वीरान सुनसान गली में प्रविष्ट हुआ। यह जगह ठीक है, किसी के गुजरते राहगीर को दबोच ना लूँगा। तभी कोई आ रहा है और जैसे ही वृद्ध व्यक्ति उसके निकट पहुंचा, ये कौन है? इससे अधिक बोलने का मौका नहीं दिया वीरू ने उसे। उसने मृत व्यक्ति की जेब से पर्स निकाल लिया और चाकू उसी के लिबास पर साफ कर दिया। और कुछ देर बाद वह एक बार में बैठा शराब पी रहा था। साले की जेब से एक बोतल शराब के पैसे निकले, कड़का कहीं का। तभी, वीरू दादा तुम्हें एक फ़ोन है। फ़ोन? ओह, उसी का होगा। मैंने ही उसे बताया था शाम को 5 बजे करीब इस बार में मिलूँगा। हेलो, मैं वीरू बोल रहा हूँ। वीरू, काम करने के समय आ गया है, क्या तुम तैयार हो? उसका अनुमान ठीक निकला, फ़ोन उसी का था। वीरू हर काम समय पर तैयार रहता है प्यारे। ओके, 5:30 बजे तुम्हें स्टेशन लाइब्रेरी के सामने मिलना। वहाँ तुम्हें मैकेनिक की वर्दी पहना कर आना। इतना कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। और वीरू ने बिल चुकाया और तेज़ी से बाहर निकल आया। पहले घर जाकर कपड़े बदल लो। करोड़पति महिला रतन चौधरी अपने 11 वर्षीय बेटे हैप्पी के साथ डेवलपमेंट स्टोर से बाहर निकली। मम्मी, कुछ पैकेट आप भी पकड़ लीजिए ना, मुझे नहीं संभाले जाते। तो तुम्हें इतने सारे खिलौने की खरीदने की क्या क्यों थी? खिलौने के पैकेट संभालते हुए दोनों पार्किंग में अपनी गाड़ी के निकट पहुंचे। यह ड्राइवर कहाँ गया? सूसू करने गया होगा। तभी, सॉरी मैडम, ज़रा। ठीक है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी। गाड़ी में बैठने के बाद रत्ना चौधरी कलाई पे घड़ी पर देखा, बोली, ड्राइवर, मेरी फ़्लाइट 5 बजे की है। डिम्पी के घर छोड़कर मुझे फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचाओ। ओके मैडम। और गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ने लगी। मम्मी, आप दिल्ली से कब वापस लौटेंगी? परसों शाम। बेटे, मेरे पीछे तुम नाना को परेशान मत करना, वह बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं नाना जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा मम्मी, बस उनके साथ तय खाने वाले चिड़िया घर के चंपा जी और बंदरों के साथ खेलूँगा। हाँ, यह ठीक है। और कुछ देर बाद डिम्पी खिलौने अंदर पहुँचा और ड्राइवर, 5 मिनट में लौटती हूँ। और रत्ना घंटी बजाने से घरेलू नौकरानी निप्पी ने दरवाज़ा खोला। मेरा सूटकेस तैयार है मैं निप्पी? निम्मी, हाँ जी हाँ मैडम, ड्राइंग रूम में रखा है। आ गई बेटी हैप्पी? कहाँ है? वह गाड़ी में खिलौने निकाल रहा है डैडी, आप परसों तक आपके उसका ख्याल रखना है। तभी, नाना जी देखिए, मम्मी ने कितने सारे खिलौने खरीद कर दिए। अरे वाह, मज़े आ गए तुम्हारे तो। तुम नाना जी के खिलौने दिखाओ बेटा, मैं अब चलती हूँ। रत्ना ने कहने पर ड्राइवर उसे सूटकेस उठाया और बाहर ले गया। निम्मी, इसका ख्याल रखना, मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगी। जी मैडम। एयरपोर्ट पर जाते ही रत्ना निप्पी के विषय में सोचने रही थी। बहुत शैतान है वह, डैडी को ज़रूर परेशान करेगा। और सिर दी, बस अब तुम गाड़ी वापस ले जाओ और ज़रा हैप्पी का ख्याल रखना। जी यस मैडम। और ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस चल दिया। कुछ ही देर में मैडम का जहाज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। मुझे हैप्पी का ख्याल रखने के लिए कहा गई। हाँ हाँ हाँ।
और कुछ देर बाद उसे सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने गाड़ी रोकी। वीरू आ गए। वीरू लपक कर उसके बराबर में बैठा। मैडम को मैं अभी एयरपोर्ट पर छोड़ कर आ रहा हूँ वीरू। एक करोड़पति औरत है, पति का देहांत हो चुका है। वह अपने बेटे हैप्पी अपने बेटे हैप्पी से बहुत प्रेम करती है। उसे बचाने के लिए 10-20 लाख रुपये आसानी से दे देगी। यह तो तुम मुझे पहले भी बता चुके हो ओमी। अब यह बताओ कि वो लड़के को वहाँ से निकालने में अड़चन तो नहीं आएगी? कोई अड़चन नहीं आएगी। घरेलू नौकरानी निम्मी मैं शादी करने का इजाज़त देकर उसे अब साथ में ला ली चुका हूँ। वह हमारे साथ पूरा सहयोग करेगी। बस लड़के को बूढ़े नाना को संभालना होगा। बूढ़े की बात छोड़ो, मैं एक हाथ 10-10 जवानों को संभाल ले सकता हूँ। इसलिए तो तुम्हें अपने साथी बनाया है। तुम पिस्तौल साथ लाए हो? नहीं, एक नहीं 2 लाया हूँ। एक अपने लिए, एक तुम्हारे लिए। वो गाड़ी तेज़ी से कोठी से बाहर आकर रुकी और डिम्पी उस वक्त तय खाने में अपने नाना के बंदरों के मूंगफली खिला रहा था। लो और लेगा नाना जी, देखो कैसे खा रहा है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या कहा आपने? बंदर जैसा लगता हूँ? आइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अरे मेरे बेटा, नाराज़ ना हो, मगर अभी खबर सुनाऊंगा कि तुम सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। क्या नाना जी? तुम्हारी ऑस्ट्रेलियाई गिलहरी का जोड़ा आया है। कुछ देर पहले ही वॉशिंग शॉप का फ़ोन आया था। अगर गिलहरी ले आओ। नाना जी सच कहिए, हम अभी लेकर आएंगे। चलते हैं भाई, चलते हैं। गाड़ी आने दो, ड्राइवर तुम्हारी मम्मी को छोड़कर आता होगा। हम टैक्सी से ले जाएंगे नाना जी, ड्राइवर बहुत देर में आएगा। अच्छा ठीक है। डिम्पी नाना जी को खींचता हुआ सीधा कोठी से बाहर आया। अरे नाना जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम अभी वापस आते हैं। निम्मी को ज़रा चाय साप्तिक ले जा रहा हूँ, वहाँ ऑस्ट्रेलियन गिलहरी आ गई है। लेकिन डॉक्टर ने आपको बाहर जाने से मना किया। आपको नहीं जाने दूंगी। और तब डिम्पी एक टैक्सी को रोक कर उसमें बैठ गया है। डिम्पी इधर आओ। नहीं, मैं गिलहरी लेके आऊँगा, तुम नाना जी को रोक लो। क्या मुसीबत है ओमी? अपने साथी को लेकर आने वाला होगा। अगर इन लोगों को चले गए तो सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी डिम्पी। निम्मी छोड़ दो, वह गिलहरी लेकर ही वापस आएगा। तुम्हारे कहने पर मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मगर नाना जी, निम्मी कुछ बोल पाती, अवसर नहीं दिया। ड्राइवर तुम यह बच्चे को सेंटर मार्केट में राणा वाइल्ड शॉप के ले जाओ, वहाँ एक पार्सल लेगा और उसे वापस छोड़ देना। ठीक है साहब। और राणा वाइल्ड शॉप वास्तव में जानवरों की पक्षियों के व्यापार करने वाली एक फर्म थी। उसके द्वारा दुनिया के किसी भी देश के जानवर, पक्षी वगैरह मंगाए जा सकते थे। निम्मी कुछ कहती से पहले ही टैक्सी रवाना हो गई। अरे रोकी उसे। डोंट वरी इन इजी निमी, बच्चा बहुत समझदार है, गिलहरी लेकर ही वापस आएगा। अवंत चले। तभी दूसरी ओर उनकी कार तेज़ी से प्रविष्ट हुई। लो, अपनी गाड़ी आ गई। 2 मिनट पहले आ जाते तो डिम्पी टैक्सी में न जाता। ओमी मुझ पर नाराज़ होगा। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? हैप्पी चला गया? क्या हो गया? चला गया क्या मतलब? घबराओ ही नहीं, वह चाइल्ड शॉप से गया है, अभी वापस आ जाएगा। लेकिन तुम हमारे साथ कौन है? यह मेरा मित्र है नाना जी, बहुत अच्छा मैकेनिक है, ड्राइवर है। यह एयर कंडीशन ख़राब है, उसे दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर ले चलो। तुम एयर कंडीशन देखो मैकेनिक साहब, हम इधर बैठते हैं। और निम्मी तुम
सबके लिए चाय बना लाओ। और वीरू एयर कंडीशन की ओर चल गया। ओमी उसके साथ निकट पहुंचा और दबे स्वर में बोला, मेरे हिसाब से लड़के को 40-45 मिनट वक्त आने में लगेगा। इतनी देर में तुम मशीन को ठीक करने का भी निर्णय करते रहो। अरे ओमी, उसे अपना काम करने दो। इधर आकर मेरी टांग दबाओ, जरा घुटने में दर्द हो रहा है। आता हूँ नाना जी। और कुछ देर बाद निम्मी चाय बना कर ले आई। आओ भाई मैकेनिक साहब, चाय पी लो, काम होता रहेगा। आया साहब। और चाय पी रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। वो शायद डिम्पी आ गया। ओमी ने दरवाज़ा खोला। नाना जी, मैं गिलहरी ले आया। गुड बॉय। लाओ मुझे दो। मगर यह तो बंद है। गिलहरी इसमें मर नहीं गई जाएगी। इसमें छोटे से छेद है, उसी से अंदर हवा आती है। अब इसे खोलते देखो। ऐसे यानी यहाँ नहीं, निमी के साथ तय खाने में जाकर खोलो। गिलहरी एक पिंजरे में डाल देना। मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। ओके नाना जी। डिम्पी, क्या आज बाग में नहीं घूमने चलोगे? नहीं, आज मैं अपनी गिलहरी से खेलूँगा। चलो निम्मी। उल्लू का पट्टा। और कैंसर रिसर्च सेंटर प्रयोगशाला डॉक्टर विनय कुमार अपनी मेज़ पर सांपों के जहर की तैयारी करने की दवाइयों के विषय में एक किताब पढ़ रहे थे। तभी उसका सहयोगी भीतर आया। आज छुट्टी नहीं करोगे सर? मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। अशोक, मुझे एक पार्सल का इंतज़ार है। तुम जानते ही हो कि सेंटर में विभिन्न जहरीले सांपों के जहरों की रिसर्च होती है। उसमें अफ्रीका के सबसे जहरीला सांप विस्पर का एक स्थानीय कंपनी द्वारा मंगाया है। मैं उसे चाहता हूँ कि उसकी डिलीवरी मेरे सामने हो जाए। क्या बहुत खतरनाक सांप है साहब? हाँ, देखने से 30-40 इंच लंबा होता है, मगर बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक। किसी भी जानवर को देखते बिजली की तरह झपटता है और उछल कर गर्दन या चेहरे पर हमला करता है। उसे काटने से कभी कोई इंसान नहीं नहीं जीवित बचा। फिर मैं चलता हूँ सर, मुझे सांपों से वैसे ही भी डर लगता है। अरे ओके, तुम जाओ। सांपों को आने के बाद मैं सुरक्षित स्थान पर रखकर प्रयोगशाला बंद करके कर दूंगा। और सहायक के जाने के बाद 10 मिनट बाद ही सेंटर में एक कर्मचारी पर्सल लेकर आया। लीजिए साहब। ले आए। चलो जल्दी सांप को कमरे में ले चलो। 10 मिनट बाद डॉक्टर विनय क्रोध से बनबनाए उस तरफ कमरे से बाहर निकला। लगता है राणा वाइल्ड सांप वाले दिमाग खराब हो गया है। हमारे क्यूनर सांप मंगाया था कम वक्तों ने। ऑस्ट्रेलिया गिलहरी। अभी फ़ोन करके डांट लगाता हूँ। डॉक्टर विनय की बात सुनकर राणा चाइल्ड सांप के इंचार्ज चौंका। क्या आपके पर्सनल ऑस्ट्रेलिया गिलहरी निकली? यह कोई हमारा ऑर्डर कंज्यूमर सांप का था। ओ माय गॉड, यह मतलब कि कैन्यूर चौधरी परिवार के यहाँ गया है। यह तो गड़बड़ हो गई। कौन चौधरी? जल्दी पता बताओ उसका। लोग मूर्खता से कितनी जानों की जान जाएंगी। चौधरी परिवार का पता मालूम करते ही डॉक्टर पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाने लगा। और इधर इन कम वक्त डिब्बे की पैकिंग भी इतनी मजबूत की है कि कोई बला बंद है। इसे खोलने के लिए पेचकस लेकर आता हूँ। नहीं डिम्पी, तुम्हारा सैर का वक्त हो गया है। इस गिलहरी को खोलकर मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। तुम ऊपर जाओ। ओमिक तुम्हें सैर करने बाग में ले जाएगा। लेकिन डिम्पी कुछ कहना चाहता था। लेकिन डिम्पी, अगर तुमने मेरी कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें कभी बात नहीं करूँगी। और जब मैडम आएगी तो तुम्हारी शिकायत करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं बाग में जाता हूँ। निप्पी, गिलहरी के लिए पिंजरे में दाना डाल कर रखना। ठीक है, तुम जाओ। और डिम्पी बाहर जाने के बाद डिम्पी ने तहखाने में रखे औजार उठाया और बॉक्स को खोलने लगी। पहले तख्ता उखाड़ना हुआ। इस वक्त भीषण सुनहरे विचारों में खोई थी। अगर ओमी
अपने मकसद में कामयाब होगा तो लाखों रुपए की मालकिन बन जाएंगे। और बॉक्स तख्ते से हट चुका था। जैसे ही भीतर कार्डबोर्ड बॉक्स का ढक्कन उठाया, ओह, अगले ही पल छी, और निम्मी चीख बाहर तक सुनाई दी। क्या हुआ? अरे निम्मी, क्या हुआ? इसका चेहरा नीला पड़ गया है। क्या हुआ? इसे उठाकर बाहर ले चलो। आई। और उसने सोफे पर लिटाया। क्या हुआ इसे? इसके मुंह से झाग निकल रहा है। तुम इसकी चिंता मत करो, लड़के को शहर के लिए ले जाओ। अरे डिम्पी को शहर के लिए जाना ज़रूरी नहीं है ओमी, पहले इसे डॉक्टर के फ़ोन करो। नहीं ओमी, तुम्हारे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। लड़के को लेकर बाहर यहाँ से चलो। क्या मतलब तुम्हारा? चुप बूढ़े। और पिस्तौल? कौन हो तुम? ट्रेन ट्रेन दरवाजे की घंटी बजी। ओमी घबराहट कर कुछ सोचे बिना ही आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। हेलो इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसके फायर कर दिया। दाएं दाएं। ओह मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? दरवाज़ा बंद करो ओमी। ओमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तूने गोली क्यों क्यों चलाई? शायद पुलिस वाला हमारी योजना की जानकारी मिल गई, इसलिए सब इंस्पेक्टर यहाँ आया और उसे पता चल गया वह जख्मी हुआ है मगर या मर गया। अभी बाहर भी नहीं जा सकता। फाटक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और घायल इंस्पेक्टर फुर्ती से अपनी जीप पर पहुंचाओ। और मरने से पहले ही वो वायरलेस से उसने घटना की सूचना दी। जल्दी पहुंचो। आह आ आ। और कुछ देर में पुलिस पूरा इलाका घेर लिया। ओमी ने खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झाँका। मर गई, पुलिस वाले ने घेर डाला। अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। तुम्हें इंस्पेक्टर को गोली चलाकर सारा प्लान तबाह कर दिया। अब उन वही करता है जो अपने मन करता है। लो अब संभालो, डरो नहीं। जब तक यह बच्चा और बूढ़ा हमारे पास साथ है, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता नहीं अब क्या होगा। बाहर कोठी के सामने पुलिस जगदीश 2 सिपाही खड़ी थी। समझ में नहीं आता सब इंस्पेक्टर खन्ना को गोली क्यों मार दी, जबकि कोठी के निवासी बताने आया कि राणा चाइल्ड शॉप से उसके यहाँ गैलरी की जगह जहरीला सांप आ गया था। हम कोठी में घुसकर स्थिति का पता लगाना चाहिए सर। तुम्हारा क्या ख्याल है? जो लोग बिना कारण ही इंस्पेक्टर खन्ना को रिवॉल्वर का निशाना बना सकते हैं, वे हमें कोठी के देखते हैं छोड़ देंगे? तुम जल्दी से सामने की इमारत पर 2-3 अच्छे निशानेबाज बिठा दो। राइफलों पर टेलीस्कोप लगा होना चाहिए। निशाने उस बालकनी की तरफ रहे। अंदर जो लोग हैं वह निचली मंजिल की खिड़की या उसकी बालकनी से उन लोगों पर बात करने की कोशिश करते हैं। सिपाहियों ने मार्चा संभाल लिया और कुछ देर बाद जगदीश ने माइक्रोफोन उठाया। अटेंशन प्लीज़, कोठी नंबर 62 में जो कोई भी है हमारे हथियार फेंक कर बाहर आ जाए। कोठी के बाहर पूरे इलाकों को पुलिस फोर्स ने घेर लिया है। और कुछ क्षण निचली मंजिल की खिड़की पर एक तेज हो रहा। इंस्पेक्टर चौधरी का बेटा डिम्पी और बूढ़ा हमारे कब्जे में है। अगर हमारे 20 लाख रुपये और इस देश निकलने के लिए सुविधा न दी गई तो हम बच्चे को और नाना को जीवित नहीं छोड़ेंगे, वरना दोनों की लाशें थोड़ी देर बाद बाहर फेंक दी जाएंगी। कुछ क्षण बाद रुक कर आवाज़ दोबारा उभरी। हमारे पास घरेलू नौकरानी भी है जिसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उसका रंग नीला पड़ गया, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को प्रबंध किया जाए। याद रखिए हमारे साथ कोई चालाकी न करे, वरना। आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। ओह माय गॉड, लगता है जहरीले सांप ने आज़ाद हो चुका है। शायद उन लोगों मूर्ख को समझ नहीं आएगा वह किस खतरे में। सर समझ में आया अंदर जो भी हो रहा है। मिसेस चौधरी का बाप बेटे का अपहरण करके आए थे और इंस्पेक्ट करना आ गए, उन्हें मारे गए। ऐसा ही लगता है, लेकिन अगली बात तो अंदर वाले ही बता सकते हैं। अंधेरा भी होने जा रहा है। तुम सर्च लाइटें इस तरफ लगवा दो, पूरी
को रोशनी कर रहे। और तभी कोठी के दरवाजे से आवाज़ उभरी, तुमने हमारी मांगी का जवाब नहीं दिया इंस्पेक्टर। तुम हमारी शर्त मान रहे हो या नहीं? तुम्हारे रुपया और फरार होने के लिए मौका देने का इख्तियार नहीं है। आला अफसरों से संपर्क कर रहा हूँ जब तक किसी के बंधक को नुकसान न पहुँचे। हाँ, कैंसर रिसर्च सेंटर के मशहूर डॉक्टर वीना कुमार से भी संपर्क कर रहे हैं। आशा है वे जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। और विन साहब को जहर का इलाज उनके कोई साधारण डॉक्टर नहीं कर सकता। सांप जहर क्या पक रहे हो इंस्पेक्टर? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि गिलहरी की जगह डिब्बे में एक जहरीला सांप था जिसके आज़ाद होकर नौकरानी पर डस लिया। तुम्हें जो हालत बताई उससे साफ जाहिर होता है कि वह जीवित जहरीला सांप आज़ाद हो चुका है। ड्राइंग रूम में ओमी झुका। ओह आई आह निम्मी, जहर अपना काम कर चुका है। निम्मी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वीरू या मर गई। ध्यान से देखो, सचमुच सांप ने काटा है। और जब उन्हें निम्मी का शरीर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, यह देखो, ओह, तो सचमुच सांप के दांत के निशान है। यहाँ तो भागो, सांप बहुत जहरीला है, हमें भी काट सकता है। मूर्ख जैसी बात न करो ओमी, हम सांप नहीं भाग नहीं सकते। पुलिस ने घेरा हुआ है। बुड्ढे और नौकर को तहखाने में जाओ और सांप को तलाश कर मार डालो। सांप के भय से ओमी तहखाने में नहीं जाना चाहता था, मगर वीरू भयानक तेवर देखकर उसे जाने की तैयारी होना पड़ा और कोने में रखा हुआ एक स्टिक उठा लिया। नाना जी और बढ़कर कहा, यह लो, मेरे साथ तहखाने में चलो। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाएगा तो इस लड़के को गोली मार दूंगा। नाना जी छोड़ दो इसे, मैं तहखाने में जाने को तैयार हूँ। और तहखाने में प्रवेश करते ही नाना आगे आगे रखा, मैं सीढ़ियों के निकट रहूँगा, सांप को तलाश करोगे, समझ गए ना? सेटअप। तुम नमक राम हो मी। सांप का डर तो नाना जी को भी था, मगर उसे तो पीछे मौत थी, इसलिए सावधानी से सांप को तलाश में जुटे। ध्यान से इधर के जानवर के पास देखता हूँ, मगर तुम चुप रहो। लेकिन सांप न जाने कहाँ छुप गया। एक छोटी की तलाश में वह नज़र नहीं आया। निराश होकर वापस लौटे, नहीं मिला। अरे यह कौन है? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। डॉक्टर को पुलिस ने अंदर भेजा है। ओमी यह वाच कर चुका है, यह कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तुम्हें आने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर निम्मी मर चुकी है, मगर तुम लोग जिंदा हो। वह सांप अभी इस घर में मौजूद आता। ड्रामे में ड्राम सीन को यहीं रोकता। किसी समय मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। उधर कोठी में इंस्पेक्टर जगदीश अपने सिपाहियों के साथ बता रहा था, कमिश्नर साहब के आदेश है कि उन बदमाशों की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आदेश दिया है कि किसी भी हालत में बंदूकों को मुक्त कराया जाए। तो फिर क्या करें? तभी सर, मिस्टर मिसेस चौधरी के पड़ोस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, कोठी नंबर 6 और मैं रहता हूँ। 1 वर्ष पहले मैंने कोठी मिसेज चौधरी से ही खरीदी थी। उस समय इन दोनों कोठियों के बीच एक दीवार नहीं थी और कोठी के बीच में बना तहखाना भी एक ही था। मुझे कोठी बेचने से पहले मिसेस चौधरी ने तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया और मैंने अपनी तरफ से ताला डाल दिया था। मिसेस चौधरी ने अपनी तरफ से। गुड, यह सचमुच काम की बात बताई। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ 6 की तहखाने में। यह दरवाज़ा, इसे दूसरी तरफ मिसेस चौधरी का तहखाना, जिसे उसके बेटे ने चिड़ियाघर बना रखा है। इसमें तो तुम्हें अनुसार वाकई दूसरी तरफ ताला लगा हुआ है, लेकिन हम दरवाजे को काट सकते हैं। और तुरंत ही कटर मशीन का इंतजाम किया और सिपाही ने दरवाज़ा काटने में जुट गया। और कुछ देर बाद
दरवाज़ा कट गया, लेकिन ओह, उसे हटाया गया। ओह, यह क्या? सारी मुझे नहीं पता था कि मिसेस चौधरी ने दरवाजे की सामने दीवार खड़ी करवा दी। दीवार तोड़ो मगर कम से कम आवाज़ हो। अब क्या करें सर? और उधर 62 नंबर कोठी ड्राइंग रूम में हम इस तरह कब तक फंसे रहेंगे? इंस्पेक्टर कह रहा था कि अपने अफसरों से बात कर रहा है, हमें बाद में संपर्क करेगा, मैं दोबारा बात करता हूँ। तभी ठक ठक ठक। अरे ये कैसी आवाज़ है? यह तय खाने से आ रही है। तुम उस बुड्ढे को लेकर नीचे जाओ। ओमी तय खाने में शायद कुछ सांप गड़बड़ कर रहा है। वह आवाज़ जानवरों के बिदरने की हो सकती है। मेरे विचार से सांप की तलाश में मुझे जाना चाहिए। नहीं, तुम यहीं बैठो। अकेले में ओमी को काबू पाने में कोशिश कर सकता है। ओमी बूढ़े को लेकर जाओ। इस बार नाना जी ओमी को तहखाने में पहुंचा। यहाँ तो कोई आवाज़ें नहीं है, लेकिन आवाज़ तो आई थी। तभी तड़ाक। घटना से ओमी क्षण के लिए सख्त खड़ा लगा। हैंड्स अप। और तभी अपने दाईं तरफ सीटी की आवाज़ सुनी। ची। और इसी क्षण इंस्पेक्टर ने उस सांप पर छलांग लगाने तुरंत ही दरवाजे पर छलांग लगाई और दूसरी तरफ पहुंचकर इंस्पेक्टर ने कुंडी वह दरवाज़ा खींचकर बंद कर दिया। और इधर नाना जी भी छलांग लगाई और ओमी को धकेल कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ओमी ने घबरा कर उठना चाहा। सांप ने उसी के सामने पाया ई फिस। और परंतु उसके मस्तिष्क ने कहा, सांप के सामने आकर हरकत की तो हमला नहीं करता। और वह निश्चित होकर बैठ गया। सांप सचमुच हमला नहीं किया। बिल्कुल वह ओमी के जूतों के निकट आ गया और वह जूते पर चढ़ गया। ओमी ने मुश्किल से खुद को काबू में कर रखा था और सांप जैसे ही पतलून में मोरी में घुसा और डर के मारे उसकी टांग पिंडलियों पर काट लिया और तड़प कर अपनी टांग को झटका दिया। और ओमी नीचे तड़प रहा था और सांप सीढ़ियों पर रेंगता हुआ तहखाने की ओर बढ़ रहा था। नाना जी घबरा कर खुला छोड़ आए थे। दूसरी तरफ तहखाने में उस सांप को पिस्तौल का निशाना बनाना मुश्किल है, बहुत फुर्तीला है। पता नहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा। ओमी के चीखने की आवाज़ ऊपर तक सुनाई दी। शायद ओमी का शिकार बन गया है। तहखाने में कोई नहीं आएगा। डॉक्टर, तुम तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दो। डॉक्टर ने डिम्पी के साथ बैठ गया। जिस वक्त डॉक्टर विनय तहखाने का बंद कर रहा था, सांप बाहर सीढ़ियों के ऊपर बिन वाली सीढ़ियों पर रेंग रहा था। वीरू खिड़की के निकट पहुंचा। इंस्पेक्टर, 15 मिनट के अंदर अंदर हमें निकलने के दिया जाए, वरना डॉक्टर सहित तीनों बंधकों को मार दूंगा। इस मूर्ख को पता नहीं कि पुलिस तहखाने के भीतर पहुंच चुकी है। इसे नहीं बताऊंगा। नाना जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं बेटा। उधर एक संतरी ने तहखाने में पहुंचकर वीरू को इंस्पेक्टर वीरू को चेतावनी के विषय में सूचित किया। अब हमें पहले से ऊपर चलकर कुछ समय मांगना होगा, उसके बाद रास्ते से घुसकर तकरीब सोचेंगे। यह ठीक रहेगा सर। और वीरू बुरी तरह झुला चुका था। आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सुनो मिस्टर, तुम अकेले रह गए हो। उचित है पुलिस के अपने हथियार फेंक दो। सेटअप। मैं हथियार डालूंगा। यदि पुलिस यहाँ से घुसने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ तुम तीनों भी मरोगे। तुम हमें मार डालो मगर बच्चे को बाहर जाने दो। मगर वीरू नाना की बात पर ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर ज़रूर कोई साजिश कर रहा है। तुम सब ऊपर की मंजिल पर चलो, वहाँ बाहर उन पर अच्छी तरह नज़र रख जा सकती है। और सब ने आदेश का पालन किया।
और ऊपर बड़ा कमरा था और पर्दे के पीछे क्या है बूढ़े, बालकनी। डॉक्टर, तुम बालकनी में जाकर इंस्पेक्टर को बताओ कि मेरी बात मान लेना, तुम्हें मार डालेंगे। और डॉक्टर ने आगे बढ़कर बालकनी के शीशा खोला और चालाकी की तो डॉक्टर के अंदर निशाना बना कर रखूँगा। और डॉक्टर ने नज़र रखने के लिए वीरू ने पर्दे के निकट पहुंचा। डॉक्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर से बात करो। बाहर खड़े इंस्पेक्टर ने बालकनी के डॉक्टर को देख लिया। डॉक्टर विनय, सब कुशल तो है, अंदर कितने आदमी हैं? सिर्फ वही जिसका कहना मैंने तुम्हें बताया है। तभी ओह। और इंस्पेक्टर पीछे हटता सांप ने छलांग उसकी गर्दन पर लिपट लिया और सांप ने वीरू को गर्दन कई जगह काटा और वीरू गर्दन हटाने के चक्कर में बालकनी के निकट आया। ओह, सामने से हट जाओ डॉक्टर। और डॉक्टर फौरन छलांग लगाई और बालकनी के फर्श पर गिरा। फायर। सामने इमारत पे पुलिस वाले फायर कर जुटे दाएं दाएं दाएं। और तभी डॉक्टर ने हाथ उठाकर हिलाया। अब कोई रास्ता नहीं है, इंस्पेक्टर साहब बाहर गिर चुका है, आप अंदर आ जाइए। और भीतर नाना खुश हो गए और जोश में जप्पी डिम्पी से कह रहे थे, हमें उस जहरीले सांप को आभारी होना चाहिए। डिम्पी जो गलती से यहाँ आ गया, वरना न जाने हमारा क्या होता। मगर मुझे तो अपनी गैलरी की चिंता हो रही है नाना जी, वहाँ कहाँ होंगी? तुम्हारी गैलरी मेरे पास सुरक्षित है बेटे। समाप्त दोस्तों, बढ़िया कॉमिक्स थी।